जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग जो विज्ञान है, सामान्य विज्ञान से जो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हम लोग देखेंगे, चाहे वो केमिस्ट्री के हों, कुछ बायो के हों या फिजिक्स के हों, क्योंकि तीनों का कंबाइंड करके पूछा जाता है। बट मोस्टली जो देखा गया है कि वेटेज जो है वो बायो का ज़्यादा होता है। बट फिर भी हम इस बात पर ध्यान नहीं देते हुए जो सबसे स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं उनके क्वेश्चन जो है हम लोग आज लेंगे, उसके क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, एनालाइज करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार में एक्चुअल में क्या चीज़ है और उनका एक्सप्लेनेशन ऐसा क्यों। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़े से हमें फैक्ट, थोड़े से जो कॉन्सेप्ट हैं वो जानना ज़रूरी होता है। पहले तो क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करेंगे जिससे ये पता चले कि आखिरकार में क्वेश्चन हमारे डेप्थ में है या नहीं है। जब हम उसको अटेम्प्ट कर लेंगे तो हमें एक अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि हाँ ये चीज़ें हम कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न कह रहा है, प्राच्छालकों के निर्माण में निम्नलिखित में से किस तत्व और उसके यौगिक का उपयोग किया जाता है। तो प्रक्षालक क्या होते हैं ये जान लेना सबसे इम्पोर्टेंट है और हिंदी का टर्म है बहुत खतरनाक है। तो प्रक्षालक के निर्माण में तो जो सैनिटाइजर होता है उसको हिंदी में कहते हैं प्रक्षालक। अब आपके समझ में आ जाएगा। सैनिटाइजर के निर्माण में निम्नलिखित से किस तत्व और उसके यौगिक का उपयोग किया जाता है। पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम या क्लोरीन। हम सैनिटाइजर को देखते हैं तो सैनिटाइजर के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। सैनिटाइजर क्या करता है भाई, हम लोग कोविड में हाथ में सैनिटाइजर लेके खूब हाथ में, ठीक है, आजकल भी खूब मत हैं जो मेडिकल फील्ड वगैरह से वो ज़्यादा कुछ सैनिटाइज़र का उपयोग करते हैं, बाकी लोग नहीं। सैनिटाइज़र क्या काम करता था, कीटाणुओं को मारता था, बैक्टीरिया, वायरस जो भी थे, तो हाथों को स्वच्छ रखने के लिए, क्लीन करने के लिए। ठीक है, तो क्लीननेस किस मामले में कि हमारे हाथ में कोई भी बैक्टीरिया नहीं है, कोई भी कीटाणु नहीं है। और ये सारा काम कौन करता है, कौन सा तत्व करता है। तो आप जो क्लोरीन देखते हैं, क्लोरीन की गोली, चाहे पानी हो, बैक्टीरिया को किल करना हो, फ्लोर की सफाई करनी हो, सब में किसका उपयोग होता है, क्लोरीन का। तो सही ऑप्शन होगा क्लोरीन। ये जो प्रक्षालक वर्ड है इसको ध्यान रखना है। अगर कोई क्वेश्चन कभी भी ऐसे ना समझ में आए तो सिंपल सा काम करो, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन देख लो, क्योंकि जो हमारी ज़िंदगी है वो आजकल इंग्लिश हो गई है, ना तो कंप्लीट हिंदी है ना तो कंप्लीट इंग्लिश है। तो ना तो कोई हिंदी मीडियम का रह गया है ना तो इंग्लिश मीडियम, नहीं होंगे भी, ऐसा नहीं कि नहीं होंगे, बट मोस्ट ऑफ द मोस्ट का केस। अगला प्रश्न है कि मानव में लिंग गुणसूत्र के कितने युग्म उपस्थित होते हैं। तो गुणसूत्र के कितने युग्म उपस्थित होते हैं, ठीक है, 2 युग्म, 1 युग्म, 3 युग्म या 4 युग्म। तो जो मानव का गुणसूत्र होता है उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46, और 23 जोड़ा होते हैं। जो आखिरी गुणसूत्र होता है, गुणसूत्रों में भी 2 तरीके के होते हैं, एक तो एक्स एक्स, एक एक्स वाई, यानी कि एक एक्स और एक वाई। जब यक्स यक्स के साथ मिल के बनाता है तो क्या बनता है, कभी भी जब बच्चे होते हैं तो अगर यक्स और यक्स का मेल अगर होगा, फर्टिलाइजेशन अगर होगा, तो उससे गर्ल बेबी का जन्म होगा, यानी कि लड़की का जन्म होता है। और अगर एक्स वाई दोनों होंगे तो क्या होगा, पुरुष का या लड़के का जन्म होगा। ठीक है, तो दोनों मिला के कितने हो गए, एक, यानी कि सिंगल पेयर। तो यहाँ पे क्या होगा, सिंगल पेयर यानी कि एक युग, एक युग मतलब 2, एक तो एक्स और एक वाई। और जो गुणसूत्र होते हैं वो टोटल 46 होते हैं, यानी कि 23 जोड़ी होते हैं मानव में। अगर किसी में गुणसूत्रों की संख्या कम या ज़्यादा होती है तो उससे डिसीज कुछ होते हैं, वो लिंग संलग्न रोग होते हैं, जैसे मानसिक मंदता वगैरह जो बीमारियां हैं वो इन्हीं गुणसूत्रों के डिसबैलेंस की वजह से होती है। मानसिक जड़ता, मंदबुद्धिता, जिसे मोटी बुद्धि कहते हैं, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। कई बार देखते हैं कि बच्चों का जो शरीर होता है उसका विकास एकदम अलग तरीके से होता है। तो ये सारे जो प्रॉब्लम है वो इन्हीं गुणसूत्रों की वजह से। आगे हम लोग चलते हैं। एनीमिया बीमारी में की कमी होती है, किसकी कमी होती है, जो एनीमिया बीमारी है। ये अब देख लेंगे हम 5 सेकंड में कि है, ठीक है, 1 सेकंड 2 सेकंड का ही क्वेश्चन था,
पढ़े एनीमिया बीमारी कमी आयरन, ज़्यादा टेंशन ही नहीं लेना। आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम या आयोडीन, तो ये एनीमिया जो है वो रक्त की कमी हो जाती है और ये आयरन की वजह से होता है। तो जो भी महिलाएं होती हैं तो जब उनके माहवारी का समय शुरू होता है तो उसमें बहुत सारा ब्लड कई बार होता है कि बह जाता है या शरीर में जो है रक्त की कमी हो जाती है। तो मोस्टली ये बीमारी जो है महिलाओं को होती है, इसीलिए उनको बार बार आयरन की गोलियां खाने के लिए और आयरन की गोलियों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करने के लिए डॉक्टर उनको सजेस्ट करते हैं। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखें, अगर कोई भी महिला अगर ऐसी है जो एनीमिया बीमारी से ग्रसित है तो आप ये समझ लीजिए कि उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, आयरन की ज़रूरत है। ठीक है, हम लोग अब आयरन पे थोड़ा सा ये जान लेते हैं। देखिए क्या है कि आयरन ऐसा लौह तत्व है जो सबको ज़रूरत होती है। सबको क्यों ज़रूरत होती है? आयरन की जब कमी होती है तो आरबीसी की सबसे ज़्यादा कमी हो जाती है, जो रेड ब्लड कॉर्पसेल्स हैं वो कम हो जाते हैं और उनके कमी होने से बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो एनीमिया उन्हीं में से एक है। तो अगर आप कभी भी चाहे वो बहुत ही टीनेजर हैं या वो हैं तो इसमें आप ध्यान रखें कि आपके अंदर आयरन की कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक तो आयरन की भी, दूसरा कैल्शियम की उन बच्चों के लिए जो बच्चे अभी मतलब मान के चलिए 8 से 14 साल के बीच में, जैसे उनके कैल्शियम की कमी होती है तो उनकी हड्डियों में क्या होती है, हड्डी जो है वो भंगुर हो जाते हैं, जल्दी टूट जाते हैं, खेल रहे हैं टखना लगे, टखना टूट गया, तो ये सब कैल्शियम की वजह से होता है। आयोडीन, मैग्नीशियम भी माइक्रोन्यूट्रिएंट में आता है लेकिन आयोडीन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग होता है, ये ध्यान रखेंगे। और जब जो लोग मान लीजिए कि आयोडीन की जिनमें कमी होती है, आयोडीन नहीं लेते, तो ये जो हमारी जो ये जो नर्व है जहाँ से हम लोग बोलते हैं तो यहाँ पे थायराइड हो जाता है। ठीक है, इसकी ये इकट्ठा हो जाता है और जो थायराइड ग्लैंड होती है वो मोटी हो जाती है, जब बोलेंगे तो ये एकदम फूल जाएगी, इतना बड़ा हो जाएगी। ठीक है, गांव घर में कहते हैं कि घेंघा बढ़ गया है। ठीक है, तो उसको घेंघा रोग कहते हैं इसीलिए। तो आयोडीन की कमी की वजह से ऐसा होता है और आयोडीन की मात्रा जो है डेली डेली अपने भोजन में लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का सबसे समृद्ध स्रोत है? देखो विटामिन सी के स्रोत में तो इसमें नींबू है, गाय का दूध है, आलू है और खीरा है। इसमें नींबू में भी पाया जाता है, गाय के दूध में भी पाया जाता है। ठीक है, खीरा में तो नहीं होता है बट गाय के दूध में होता है। ठीक है, बट सबसे ज़्यादा गाय के दूध में होता है लेकिन कम मात्रा में होता है। नींबू में सबसे ज़्यादा होता है, लगभग में 12-13 ग्राम के आसपास है, 15 ग्राम, सॉरी 15 ग्राम जो है इसमें नींबू में विटामिन सी जो है वो पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा मोस्ट विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। और विटामिन की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम बताना, ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आपको बताना है। कमेंट करके आप बताएंगे कि विटामिन सी, अगर आप एक्टिव स्टूडेंट हैं तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, पढ़ते रहो। तो विटामिन सी के जो सबसे समृद्ध जो कुछ सोर्सेज हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो नींबू है, आंवला है, जितने भी खट्टे फल हैं, जितने भी सोर फ्रूट्स हैं वो सारे के सारे खट्टे फल, उसमें कुछ ना कुछ मात्रा में विटामिन सी जरूर पाया जाएगा। और जो लोग हमारे तरीके से खा लें, विटामिन सी जितना ज़्यादा खाएंगे आप गोरे हो जाएंगे। अब ये मत कहना सर आप क्यों नहीं खा रहे हैं, हम लोग पुलिस में हैं तो थोड़ा हम लोगों का अपने आप ही कम हो जाता है। तो विटामिन सी का उपयोग करिए। हम पहले बहुत ज़्यादा खा लेते, विटामिन सी खा रहे थे, इस वजह से थोड़ा सा समझ। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाचन के बाद प्रोटीन में परिवर्तित हो जाते हैं, मतलब जब डाइजेशन हो जाता है उसके बाद प्रोटीन किस में चेंज होता है? ठीक है, तो प्रोटीन जब जाता है आमाशय में, आमाशय में प्रोटीन के साथ पेप्टाइज होता है, पेप्टाइज करके बोलते हैं, और एंजाइम होता है वो उसमें मिक्स करता है भोजन के साथ। और जो मिक्सिंग होती है, मिक्सिंग के बाद में वो प्रोटीन को चेंज करता है। किसमें चेंज करेगा? कार्बोहाइड्रेट में, छोटी गोलिका में, अमीनो अम्ल या स्टार्च में। तो स्टार्च तो वैसे नहीं होगा, स्टार्च किसमें, जब कहीं भी घास वगैरह का जब आए तब समझ लीजिए कि स्टार्च की ज़रूरत है, वैसे नहीं है। कार्बोहाइड्रेट चावल वगैरह से होता है,
तो भाई प्रोटीन में चावल में प्रोटीन पाया ही नहीं जाता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है चावल में। छोटी गोली का तो ये तो होगा ही नहीं, छोटी गोली का कोई ऐसी चीज़ मतलब चीज़ है तो उसमें नहीं होगा। बचा क्या, अमीनो अम्ल। जो एसिड अम्ल होते हैं, अमीनो अम्ल होते हैं, उन्हीं में कन्वर्जन जो है वो पेप्टीन से मिलने के बाद में प्रोटीन अमीनो अम्लों में चेंज हो जाता है। इसके बाद छोटे छोटे अणुओं में टूट करके शरीर के विभिन्न भागों में वो धीरे धीरे मतलब बंटना शुरू हो जाते हैं, और लास्ट तक एनस से जाने से पहले तक मतलब वेस्ट होने से पहले तक उसके जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं वो सारे उनका सेपरेशन होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सेविंग के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे दर्पण की बात हो रही है। अच्छा, दर्पण और लेंस में क्या अंतर है? हमने क्या पहन रखा है, दर्पण या लेंस? बताना कमेंट करके। फिलहाल के लिए मैं बता दे रहा हूँ, जो भी पहन रखा है अवतल है, और अवतल है तो अवतल किस दोष को दूर करने के लिए होता है? निकट दृष्टि दोष। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं। जब किसी को निकट दृष्टि दोष होता है तो क्या होता है? नज़दीक का दिखाई देता है बहुत अच्छे से, दूर का नहीं दिखाई देता। मतलब एकदम उल्टा जान लीजिए, अगर निकट दृष्टि दोष है तो दूर का नहीं दिखाई देता है। इसको दूर करने के लिए हम लोग किस लेंस का प्रयोग करेंगे? अवतल लेंस का। जब दूर दृष्टि दोष होता है तो दूर दृष्टि दोष में हमें उत्तल लेंस की ज़रूरत होती है। अच्छा, करता क्या है, जैसे मान लीजिए अवतल लेंस है, अब हमारा जो मतलब देखने का, जैसे मान लीजिए टार्च की रोशनी है, और टार्च की रोशनी टार्च की रोशनी देखा होगा आपने, बहुत सीधी जाती है, मतलब पतली सी एकदम सीधी जाएगी, कुछ होंगे एकदम डाइवर्स हो जाएंगी। तो इसमें क्या होता है, जो हमारी जो आँख की लेंस है वो फैल जाती है। अब जब फैल जाएगी तो भाई जितने दूर तक प्रकाश जाना चाहिए, जैसे लाइट होता है ना, हम लोग गाड़ी में ऐसे ऐसे चेंज करते हैं, और जब प्रकाश फैल जाएगा तो नज़दीक दिखाई देता है। वही जब हम लोग उसमें हाई मोड होता है उसको जब ऑन कर लेते हैं तो वो सीधे सीधे एकदम बहुत दूरी तक दिखाई देता है। तो इसमें क्या करता है अवतल लेंस, वो सारा जितना भी मतलब प्रकाश होता है, जो देखने की किरण होता है, उनको क्या करता था, एक जगह पे कन्वर्ज करके एकदम दूरी पे दिखाई देता है। इस वजह से जो दूर की चीज़ें होती हैं निकट दृष्टि में नहीं दिखती हैं, उससे दिखने लगती हैं। अच्छा, उत्तल में क्या होता है, पास में थोड़ा फैलना चाहिए तो वो एकदम से सीधे सपाट हो गया, तो पास का दिख ही नहीं रहा, तो उसको क्या करता है, थोड़ा सा बढ़ा देता है, जिससे जो नज़दीक का होता है वो भी दिखने लगता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो शेविंग के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो शेविंग के लिए भाई साहब, अब जैसे मान लीजिए मेरा चेहरा, तो मेरे चेहरे का फैलाव चाहिए, तो जो फैलाव चाहिए तो क्या लगाएंगे? अवतल दर्पण। तो सही उत्तर हो जाएगा इसमें अवतल दर्पण। ठीक है, समतल दर्पण सीधे सीधे रहता है, प्लेन है, अपनी हाइट वगैरह चेहरा वगैरह देखने के लिए उसका उपयोग होता है। नेक्स्ट है, बेकेलाइट का रासायनिक नाम क्या है? पॉलीटेट्रा फ्लोरोइथाइलिन, फिनॉल फार्मेल्डिहाइड, फिनॉल एसिटल्डिहाइड, या यूरिया फार्मेल्डिहाइड। तो बेकेलाइट जो होते हैं ये सब पॉलिस्टर वो बनाने के काम आते हैं। तो बेकेलाइट का जो रासायनिक नाम है वो है फिनॉल फार्मेल्डिहाइड। ठीक है, एसिटल्डी नहीं है, फार्मेल्डिहाइड है, HCHO। फार्मेल्डिहाइड का जो रासायनिक सूत्र होता है HCHO, और उसमें फिनॉल ऐड हो जाता है तो बेकेलाइट बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, दृष्टि वैषम्य को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, बेलनाकार लेंस, या द्विनाभित लेंस? अब देखो दृष्टि वैषम्य, अब दृष्टि वैषम्य आप सोचो कि ये कौन सा वैषम्य है, तो दृष्टि बेस में ऐसी चीज़ होती है जिसमें भाई दोनों चीज़ें, मतलब जैसे क्या नाम है कि एक तो दूर का देखने में प्रॉब्लम तो नहीं होती, बट नज़दीक का और थोड़ा सा दूर का दोनों का मतलब होता है दृष्टि दोषता ऐसी हो जाती है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो बेलनाकार लेंस होता है, बेलनाकार लेंस लगा देते हैं, जिससे दृष्टि विषमता क्या होती है, ठीक हो जाती है। ठीक है, अवतल लेंस और उत्तल लेंस बता ही दिया है। उत्तल लेंस लगाएंगे हम लोग दूर दृष्टि दोष के लिए, अवतल लेंस निकट के लिए। लेकिन अब जैसे दृष्टि वैषम में हो गया तो दोनों का भाई, थोड़ा पास का भी दूर का, तो उसके लिए बेलनाकार लेंस लगा देते हैं। तो बेलनाकार लेंस क्या करेगा, दोनों चीज़ों को मैनेज कर लेगा। नेक्स्ट है, नोबल गैस निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित है? पहला समूह, पांचवा समूह, 18वां समूह, या 7वां समूह? तो ये 18वें समूह से क्या है, संबंध रखता है। अब देखो नोबल गैसों के बारे में, कौन सी गैसें होती हैं जिनको नोबल गैस कहते हैं? तो आपने पढ़ा होगा अपने 9th स्टैंडर्ड में ही, कि जिनका जो परमाणु क्रमांक जो होता है, जिनका ऑक्टेंट पूरा होता है, यानी कि जिसमें अन्य इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं होती, जिनकी अपनी कक्षा फुल है, तो उन्हीं को हम लोग नोबल गैस कहते हैं। नोबल गैस
कुछ ही हैं। एक तो क्या है, हीलियम है, नियान है, और क्रिप्टान है, रेंडान है, जीनान है। तो ये क्या है कि ये कुछ 5-6 जो गैसें हैं वही केवल हैं, और वो 18वें समूह में रखी गई नोबल गैस है। इनका जो परमाणु क्रमांक है वो भी जैसे 2 है, 10 है, 18 है, और ऐसे 2n² में चलती हैं। 2n बराबर 1 रखेंगे, 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगी, तो 0 जो कुछ है ही नहीं, काम ही खत्म है। 1 रखेंगे यानी कि 2, 2 जा 4, 2 जा 8, 2 8, फिर इसके बाद में 3 रखेंगे, 3 3 6 दूनी 12, तो 2n² + 1 समथिंग करके, तो उसी के क्या है उसमें भरे जाते हैं। तो 2 8 10 18 ऐसे आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। वेग के परिवर्तन की दर। अब वेग के परिवर्तन मतलब वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। यानी कि कोई भी चीज़ है, अगर वेग का हम लोग यूनिट देखें होता है मीटर पर सेकेंड। यानी कि अगर एक गाड़ी है और वो गाड़ी 100 मीटर 1 सेकंड में कंप्लीट करती है, तो यानी कि उसका वेग हो जाएगा 100 मीटर पर सेकंड। यानी कि जो रेट चेंज आप डिस्टेंस है अकॉर्डिंग टू टाइम, भाई दूरी का जब समय के अकॉर्डिंग जब परिवर्तन होगा तो उसको हम लोग वेग कहते हैं। लेकिन अगर वेग का परिवर्तन अगर हो टाइम की रेट में, यानी कि भाई मान लीजिए 100 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, लेकिन वेग का रेट चेंज हो कि अभी 10 मीटर पर सेकंड है, 15 20 30 40, तो जब ऐसी चीज़ें होगी उसको क्या कहेंगे, विस्थापन कहेंगे, गति कहेंगे, त्वरण कहेंगे, या झटका कहेंगे। तो झटका नहीं कहेंगे, इसको त्वरण कहते हैं। ठीक है, तो वेग परिवर्तन की दर को क्या कहेंगे, त्वरण कहेंगे। त्वरण को इंग्लिश में एक्सेलरेशन कहते हैं। और त्वरण का जो मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। कई बार पूछा गया, कई एग्जाम में पूछा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोषक तत्व जो बड़ी मात्रा में पौधों के ऊतकों में यानी जो टिश्यू होते हैं उसमें मौजूद होते हैं, उन्हें के रूप में जाता है, मतलब बड़ी मात्रा में। तो आवश्यक तत्व हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, सूक्ष्म पोषक हैं, गैर जरूरी तत्व हैं। तो बड़ी मात्रा में जब मौजूद हैं तो गैर जरूरी कैसे हो गए भाई, अगर किसी चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है मतलब ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आवश्यक तत्व में भी हो सकते हैं बट बड़ी मात्रा में। तो एक तो सूक्ष्म तत्व होते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, दूसरे होते हैं मैक्रो। जैसे इकोनॉमिक्स हम पढ़ते हैं तो जब बहुत छोटी छोटी चीज़ों का अध्ययन करना होता है तो हम कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, और जब बड़ी चीज़ों का जैसे फर्म है, एजेंसी, इनका जब करते हैं तो क्या होता है, मैक्रो में चला जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, जो बड़ी मात्रा में तो मौजूद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गंधहारक और प्रतिशोधक के उपयोग किया जाता है। गंधहारक मतलब जो गंध मिटा देता है, एल्युमिनियम लवण, पोटेशियम डाइक्रोमेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम नाइट्रेट। तो जो एल्युमिनियम लवण है वो गंधहारक और प्रतिशोधक के रूप में प्रयोग किया जाता है, आपने पढ़ा होगा 10th स्टैंडर्ड में दिया हुआ है। अच्छा, ये डाइक्रोमेट है, दो डाइक्रोमेट। तो डाइक्रोमेट किसमें आता है, जितने भी हमारे पेंटिंग है वो सब पेंट वगैरह जो ये सारे आते हैं, प्रिंटिंग वगैरह का जितना भी होता है, आप देखेंगे वहाँ एकदम मतलब शानदार अलग तरीके से खुशबू आती है। ठीक है, आप सुन रहे हैं और मन करेगा कि सुनो। हो सकता है किसी को ना अच्छा लगे बट वो इसी वजह से आता है कि इसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है। तो इसका उपयोग किसमें किया जाता है, उसी पेंट वगैरह को बनाने में। अच्छा, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, हाइड्रा है, हाइड्रा ऑक्साइड किसमें, तो हाइड्रा ऑक्साइड का जितना भी उपयोग है वो साबुन है, डिटर्जेंट हैं, ये जो अपना रिन है, बार आ रहा है, बहुत लोग सर्फ एक्सेल का यूज़ करते हैं, ये जितना कुछ भी साबुन सब कुछ बनना है सब हाइड्रा ऑक्साइड से इसी से बनता है। और ये जो नाइट्रेट है, नाइट्रेट काम होता है कि परिरक्षण करना, बचाना। तो जैसे मांस है, मांस वगैरह का परिरक्षण करना। अच्छा, सिरके वगैरह में भी कुछ जगह पे उपयोग होता है लेकिन नाइट्रेट ज़्यादा नहीं होता, वहाँ पे बेंजोएट का ज़्यादा प्रयोग कुछ लोग करते हैं। अच्छा से कुछ ज़्यादा टार्टरिक एसिड का भी करते हैं। अब जैसे उसमें है तो उसमें साइट्रिक का कर लेते हैं, जो नींबू वगैरह है उसमें पाया भी जाता है। जो सिरका बनाते हैं, सिरके में एसिटिक एसिड का उपयोग कर लेते हैं। ठीक है, सोडियम नाइट्रेट जो है मांस जो होता है उसको बचाने, उसके परीक्षण के लिए उपयोग करते हैं कि मांस लंबे लंबे समय तक रखा रहे, सड़े ना। अगला देखते हैं कि एक जीवित कोशिका की संपूर्ण सामग्री को के रूप में जाना जाता है जिसमें कोशिका द्रव्य और केंद्रक शामिल होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, प्रोटोप्लाज्म या कोशिका झिल्ली।
अब एक जीवित कोशिका की संपूर्ण सामग्री को, जीवित कोशिका मतलब जीवित कोशिका में न्यूक्लियस भी हो, माइटोकॉन्ड्रिया भी हो, तो माइटोकॉन्ड्रिया पहले नहीं होगा, तो सारी चीज़ें हो, कोशिका द्रव वो केंद्रक जिसमें शामिल हो, तो वो दोनों चीज़ें जो जिसमें शामिल होती है, जिसमें रखी जाती है, वो पूरे आवरण को हम लोग प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहेंगे? प्रोटोप्लाज्म। कोशिका झिल्ली क्या होती है? पतली सी झिल्ली होती है जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके सबसे ऊपर की जो सरफेस होती है वो उसकी बहुत पतली लेयर होती है जो उसको बचाने का मतलब हल्के फुल्के बहुत बाहरी आघातों से बचाने के लिए कोशिका झिल्ली होती है। माइटोकॉन्ड्रिया कोई एनर्जी का हब या ऊर्जा का हब कहते हैं, ठीक है, लाइसोसोम से। तो ये सब 9th-10th के अपनी बायो है, एक बार थोड़ा थोड़ा पढ़ भी लीजिए, अगर मान लीजिए नहीं जान पाते हैं तो फिर बताइएगा, उसको भी करवा दिया जाएगा। अगला है मतलब मान लीजिए अगर आपको नहीं समझ में तो अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो जो थियरी पार्ट है वो भी करवा दिया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बड़े पैमाने पर खाद्य संरक्षण के लिए उपयोग किया जाता है? सिरका अम्ल, बेंजोइक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो खाद्य का परिरक्षण करना, तो अभी बताया था हमने ना कि जैसे मान लीजिए बहुत सारे फूड वेवर्स वो सब रखे जाते हैं और सिरका अचार ये सब बनाने में, तो इसमें ज़्यादातर बेंजोइट एसिड होता है, बेंजोइक अम्ल होता है, उसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। सिरका एसिड यानी कि एसिटिक एसिड का तो वो सब पे तो नहीं हो सकता, यहाँ पे सारा है ना, बड़े पैमाने पर खाद्य संरक्षण करना है, वो ज़्यादा है तो मान लीजिए तो वहाँ पे बेंजोइक अम्ल का। और इसके अलावा जैसे जो लोग अभी जैसे अभी आप लोग सोचेंगे कि हम सारी MCQ क्यों करा रहे हैं, पहले क्लास कराते पहले वो कराते, तो कोई एक बात बताएं, जो लोग भी करा रहे हैं सबका अपना अपना तरीका है, सबका अपना अपना मॉड्यूल है कि कैसे पढ़ाते हैं कैसे कराते हैं, बट मेरा मानना है जैसे आप MCQ कर रहे हैं जो प्रीवियस ईयर का है, पेपर कभी भी जो भी बनेगा वो हमेशा उसी के इर्द गिर्द ही घूमेगा। आप यहाँ पे ज्ञानी बनने या क्लास करके जानकारी बहुत इकट्ठा करने और वो करने नहीं आया, सिंपल सी बात है, इसको दिल पे मत लेना, जानकारी लेना अच्छी बात है बट आपका टोटल फोकस इस समय एग्ज़ाम है। तो एग्ज़ाम में हम अगर पहले से क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं तो कुछ चीज़ें हमें पता है, कुछ चीज़ें नहीं पता है, तो जो नहीं पता है उस पर हम ज़्यादा मेहनत करेंगे तो उससे क्या होंगी कि वो चीज़ें जो हमारी नहीं हो रही, मान लीजिए हम 50 या 100 क्वेश्चन मान लीजिए करते हैं तो 100 क्वेश्चन में मेरे 40 सही हो रहे, 60 नहीं हो रहे, तो हम पहले उन पोर्शंस पे फोकस करेंगे। जैसे मान लो मैं कुछ भी पढ़ा रहा हूँ, मान लो कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, वो आपसे हो रहा है तो उसको पढ़ने की जरूरत नहीं, आप स्किप कर दीजिए, छोड़ दीजिए बिल्कुल। अब मान लीजिए आप यहाँ पे MCQ टेस्ट मार रहे हैं तो टेस्ट आप फास्ट करके देख लीजिए, हाँ ठीक है ये हो रहा है हो रहा है हो रहा है, ओके ओके। अगर आपसे हो रहा है तो ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो आप उसका एक्सप्लेनेशन जरूर देखें और उसको एक लाइन में लिख लें, ज़्यादा नहीं, एक लाइन में लिख लें कि इसका ये है क्यों है, वो रीज़न बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे खाद्य संरक्षण है लेकिन बड़े पैमाने पर, तो बेंजोइक अम्ल है, सिरका अम्ल क्यों नहीं है, ये भी खाद्य संरक्षण के ही काम आता है लेकिन केवल सिरके को संरक्षित करने के लिए। टार्टरिक अम्ल ज़्यादातर खट्टापन पैदा करने के लिए। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है, वो क्या नाम है, कपड़ा धोने वाले साबुन है उसका है, NaHCO3। फास्फोरस का परमाणु क्रमांक पूछा गया, परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर, तो ये आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरान 5, कार्बन 6, ठीक है। नाइट्रोजन 7 होता है, ज़्यादा ऑक्सीजन 8 होता है, ऐसे फास्फोरस का क्या होगा 13, 12, 15 या 14, तो जो 15 है वो परमाणु क्रमांक इसका फास्फोरस का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से इंद्रधनुष के किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, यानी कि बेबलंत पूछ रहा है कि सबसे कम किसका होता है, बैंगनी, नीला, इंडिगो या लाल। अब बैंगनी है, अब तरंगदैर्घ्य की बात तो उसमें एक वर्ड बनता है विबग्योर, VIBGYOUR, तो वहाँ पे या तो रेड का होगा या तो मतलब वायलेट का होगा, तो रेड का क्या होता है तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है इसीलिए वो क्या होता है फैल जाता है, ठीक है। इसीलिए जहाँ पे देखेंगे लाइट वगैरह में जहाँ पे स्टॉप करने के लिए जो अगर कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि आखिरकार में लाल रंग की क्यों लगाया था कि उसकी तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होती है, तो यहाँ सबसे कम होगी बैंगनी की, सही ऑप्शन है बैंगनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक रासायनिक अपक्रिया के दौरान परमाणु क्रमांक आयतन के साथ बदलती है, समान रहती है, बदलती है, तापमान के साथ बदलती है। कोई भी केमिकल रिएक्शन हो अगर जिसका जो परमाणु क्रमांक है वो कभी नहीं बदलेगा, ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। परमाणु क्रमांक क्यों नहीं बदलेगा, एटॉमिक नंबर उस एटम के सेंट्रॉइड का मेन पोर्शन ऐसा होता है कि जो उसको फिक्स करता है कि हाँ बहुत सारे अनुसंधान होते तब पता चलता है ना कि हाइड्रोजन का एक ही है, क्यों है
उसके समस्थानिक की अगर बात करें 1H1 1H2 2H1 3H1, ठीक है, ड्यूटेरियम ट्राइटियम। तो प्रमाण क्रमांक जो है वो कभी बदलेगा नहीं, तो क्या होगा, चाहे रासायनिक सक्रिया हो चाहे जो समान ही रहेगा, तो क्या होगा, समान रहती है। अगला है धातु के उस गुण, जैसे मतलब कोई तत्व है मान लीजिए, तो बोरान है, बोरान ही रहेगा भाई। बोरान किसी और से मिक्स होकर थर्ड बनेगा वो अलग बात है, लेकिन उस तत्व का एटॉमिक नंबर थोड़े ना बदल जाएगा। धातु के उस गुणधर्म का नाम बताइए जिसमें पतले तारों में खींचा जा सकता है। मतलब जैसे मान लीजिए कि कोई धातु है, मान लीजिए ये क्या है, ये गोल्ड है, ठीक है, गोल्ड नहीं है फिलहाल के लिए, ठीक है, गोल्ड नहीं है मोबाइल में, बट मान लीजिए इसको हमको क्या करना है, पतले तार में बढ़ा देना है इतना पूरा मेटल को। क्या करेंगे, सुस्वनिक, तन्यता, आघातवर्धनीयता या चालकता। तो जो पतले तार में खींचना है तो उसके लिए तन्यता होता है। जैसे मान लीजिए इतना हमारे पास सोना है, उसको हम पतली तारों में खींचते हुए चले जाएं, तो उसको खींचने का जो गुण होता है उसको हम लोग तन्यता कहते हैं, कि कोई चीज़ कितनी बढ़ाई जा सकती है। सुस्वनिक में क्या आता है कि किसी भी चीज़ की ध्वनि सुनने के लिए, कि उससे ध्वनि उत्पन्न की जा सकती है। जैसे हम लोग घरों में बेल लगती है, कौन सी बेल लगती है, बजाने के लिए, कि भाई रिंग लगा रहता है, पहले बेल दबा दो, घर की घंटी बज गई। तो वहाँ पे क्या है, या तो धातु का किसी ठोस के साथ या किसी धातु का धातु के साथ, किसी भी तरीके से बस उसमें एक सुनने की ध्वनि जो है वो उत्पन्न की जा सके, तो उसको स्वसनिक कहते हैं, उस धातु के गुणधर्म को। तन्यता बता ही दिया कि किसी को खींच के तार के रूप में परिवर्तित करने के लिए। आघात वर्धना, जैसे पतली चद्दर अगर बनानी, भाई लोहा है इतना बड़ा, उसको पीट पीट के चद्दर में फैलाना, उसको कहते हैं आघात वर्धनीयता। चालकता क्या है, जैसे मान लीजिए कि किसी भी धातु में अगर हम विद्युत या उष्मा या दोनों में से कोई एक, अगर उस धातु का जो गुण है जिसमें हम अगर मान लीजिए करंट पास कर सकते हैं, या एक तरफ से गर्म के दूसरी तरफ से हमको उष्मा मिल सकती है, तो उसका जो गुण होता है उसको हम लोग कहते हैं चालकता, यानी कि कंडक्टर है, तो इससे ये चीज़ें गुजर सकती हैं, तो इसको कहते हैं चालकता कहते हैं। ठीक है, आई होप ये चारों चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इन चारों चीज़ों को ध्यान रखिएगा, कई बार एक ना एक मतलब पूछ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 या 8 के फिजिक्स में। अगला है हाइड्रोलिक ब्रेक किसके सिद्धांत पर काम करता है, बर्नौली का सिद्धांत, पास्कल का नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत, या उपरोक्त में से कोई नहीं। अब तो हाइड्रोलिक ब्रेक जो लगाया जाता है, आपने देखा होगा कि जितने प्रेशर गाड़ियाँ आ रही हैं, चाहे वो ट्रैक्टर हो, आजकल तो गांव घर में सारे लोग को पता है, जो शहर में उनका नहीं पता कि उन्हें पता है कि नहीं पता है, हो सकता है उन्हें नहीं पता होगा। जैसे आपने देखा होगा, क्या नाम है, ये जेसीबी वगैरह चलती है, तो देखा होगा पावर पे काम करती है, दाब पे, प्रेशर पे काम करती है। हाइड्रोलिक का काम क्या है, उठाने का, ठीक है, उठा लिया, ठीक, तो प्रेशर पे काम करती हैं। और दाब का नियम किसका है, पास्कल का। ये कब पढ़ा है, कक्षा 9th की फिजिक्स में, ठीक है, हम क्लास भी बता दे रहे हैं। यानी कि आपका जितना भी चैप्टर वगैरह, आप कुछ भी आज के टाइम पे कंपटीशन की किताबें पढ़िए, वो अच्छी बात है, बट मोस्ट ऑफ द मोस्ट क्वेश्चन आपको आपके बेसिक्स से ही मिल जाएंगे, इसीलिए कहते हैं बेसिक अपना सही रखें। बर्नौली का सिद्धांत, तो बर्नौली का जो सिद्धांत है वो द्रव्य को और स्थितिज ऊर्जा के लिए है, और वो उस पर काम करता है, जो भी हवाई जहाज वगैरह उड़ाते हैं उन बर्नौली का सिद्धांत है। आर्किमिडीज जी ने कहा था कि कोई भी अगर, आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है कि कोई भी अगर धातु है या कोई भी ठोस है, वो पानी में तब तक तैरता रहेगा जब तक कि अगर उसके द्वारा जो हटाया गया पानी है उसका मान उसके वेट से कम ना हो। अगर वो कम होगा तो सामान डूब जाएगा। भाई 1 किलो हमारा वेट है, हम पानी हटा रहे हैं आधा किलो या 900 ग्राम, तो हम डूब जाएंगे। लेकिन हम हटा रहे हैं 1 किलो हमारा वेट है और 2 किलो 2.5 किलो, तो फिर हम कभी नहीं डूबेंगे। ये आर्किमिडीज का सिद्धांत है। तो ये पनडुब्बी और जहाज पे काम करता है। और हाइड्रोलिक वाला ध्यान रखना, ये प्रेशर पे काम करता है, पास्कल का नियम है, ठीक है। पास्कल का नियम कहता है कि फोर्स, कोई भी फोर्स अगर हम अप्लाई कर रहे हैं और एरिया पे ही है, P बराबर एफ अपान ए, किसी भी एरिया पर लगाया गया जो टोटल बल होता है वो वहाँ का दाब कहलाता है, ठीक है। और ये चीज़ अपना ध्यान रखेंगे। और न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर समथिंग करके इसका है। किस भोजन को पचाने के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है, मतलब कौन सा ऐसा भोजन है, भेड़ है, अंडे है, घास है, मुर्गा है, इसको खाएंगे तो लंबी आंत की जरूरत पड़ेगी। तो छोटी लंबी छोटी आंत जो है बहुत लंबी होती है। जो लोग घास खाते हैं जैसे गाय वगैरह होती हैं, उनकी आपकी छोटी आंत बहुत लंबी दिखाई देगी, ठीक है। एक उसमें क्या बोलते हैं,
र्यूमेन करके एक पार्ट होता है उनके पाचक तंत्र में, जिसके द्वारा घास का जो है वो पाचन किया जाता है। इंसानों में पाया जाता है लेकिन बहुत छोटा सा एक पॉइंट टाइप का होता है। इस वजह से मनुष्य जो है वो सेलुलोज या घास का पाचन नहीं कर सकता। अब एक बात यहाँ पे, एक इतिहास आपने पढ़ा होगा, एक बात बहुत इंटरेस्टिंग बता दो। घास का अगर पाचन नहीं करता तो भामा शाह ने और राणा प्रताप ने घास की रोटियां खाई थी। जस्ट थिंक अबाउट इट, कि फिर कैसे खाई। इसका मतलब क्या है कि खाई उन्होंने, झूठ तो बोला नहीं। इतिहास गवाह है कि उन्होंने घास की रोटियां तक खाई। ठीक है, तो जो मनुष्य होता है उसमें भी वो रूमेन का पार्ट पाया था। सेलुलोज का पाचन होता है बट उतनी फास्ट और उतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं होता। ठीक है, तो बहुत लोग कह देते हैं, कई बार ये होता है कि मनुष्य में सेलुलोज का पाचन नहीं होता। होता है भाई साहब, बस बहुत कम मात्रा में। घास अगर आप खाएंगे पच जाएगा, थोड़ी मात्रा में होगा, ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि ह्यूमन का पार्ट जो है बहुत कम होता है। वही अगर ज़्यादा होगा और जो छोटी आंतें अगर वो बहुत लंबी होगी तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसमें क्या हो जाएगा, घास। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, सारे क्वेश्चन हो गए। ओके, थैंक यू, जय हिंद। जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बने उसके बारे में सजेस्ट कर दीजिए। थैंक यू।